रूसी समर्थक लुहांस्क बलों का बड़ा ऑपरेशन। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। यूक्रेनी सेना से शात्से शहर को मुक्त कराया। यूक्रेनी सेना से इस शहर को मुक्त कराया गया है। 4 दिन की इस लड़ाई के बाद शात्से को खाली करा लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। रूसी समर्थक लुहांस्क बलों का ये बड़ा ऑपरेशन, जिसमें बड़ी कामयाबी उनको यहां पर मिली है। यकीनन इसी का इंतजार रूस को था भी। राजेश, इस पर जल्दी से आपकी टिप्पणी। लुहांस्क बलों का बड़ा ऑपरेशन और फ्री करा लिया है शात्से शहर को। जो ये शात्से जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, ये एक छोटा सा कस्बा है जिसके ऊपर इन्होंने कब्जा कर लिया है। ये लुगांस्क जो रिपब्लिक है, ये उसका एक हिस्सा है और इस पे कब्जा आज दोपहर के आसपास हो गया था। ऑफिशियल अनाउंसमेंट शायद अभी हुई हो जैसे आप बता रहे हैं, लेकिन इस पे दोपहर तक आज कब्जा हो चुका था। लुगांस्क रिपब्लिक की जो आर्मी है, बेसिकली जो रशियन आर्मी का एक हिस्सा है, वो उन्होंने कल अनाउंस किया था कि वो 64 किलोमीटर अंदर यूक्रेन टेरिटरी के कब्जा कर चुके हैं। तो जो पूर्वी एरिया है यूक्रेन का, वहां से रूसी सेना लुगांस्क और दोनेत्स्क रिपब्लिक की सेना अगर वो बोलना चाहें तो उनके साथ मिलकर लगातार आगे बढ़ रही हैं। उनका एडवांस जारी है और ये एडवांस जब तक वो निप्रो नदी तक नहीं पहुंच जाते, जो कि थोड़ा पश्चिम में पड़ती है, तब तक जारी रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। हालात तो लगातार बिगड़ते हुए यूक्रेन के मद्देनजर अगर राजेश हम देखें तो खराब होते हुए चले जा रहे हैं, एक के बाद एक। उसके हाथ से तमाम शहर दर शहर छूटते हुए चले जा रहे हैं। उसके इलाकों पर गोलाबारी हो रही है। अब कीव राजधानी के नजदीक भी आकर अब आगे क्या होगा? यूक्रेन को 19 देशों से गोला बारूद की सप्लाई जरूर हो रही है, मिसाइलें मिल रही हैं, लेकिन उस ताकत का इस्तेमाल करने के लिए लोग कहां से आएंगे? रूस की इतनी बड़ी फौज का सामना वो कैसे करेगी? 1 हफ्ते गुजर चुके हैं, उसके शहर दर शहर तबाह होते हुए तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। राजेश, देखिए, जो हथियार आ रहे हैं 19 देशों से, अगर हम एयरक्राफ्ट को छोड़ दें, हवाई जहाजों को छोड़ दें, उसके अलावा जो ज्यादातर हथियार आ रहे हैं वो इस प्रकार के हैं कि उनको इस्तेमाल करने के लिए आपको बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है, या आपको बहुत ज्यादा बड़े दल की जरूरत नहीं है। 2 लोग मिलके, चाहे वो स्टिंगर मिसाइल हो, चाहे वो जेवलिन मिसाइल हो, चाहे वो ऑटोमेटिक राइफल्स हो, इनको इस्तेमाल करने के लिए बहुत ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। 2-3 दिन में आप एक क्रू को तैयार कर सकते हैं। चाहे वो इतना प्रोफेशनल नहीं होगा, लेकिन वो आराम से एक ठीक निशान लेके फायर कर सकता है। तो इस तरह के हथियार जो आ रहे हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं वेस्ट ये मान चुका है कि यूक्रेन आर्मी आज नहीं तो कल परास्त हो जाएगी, और उनके परास्त होने के बाद वो नहीं चाहते कि ये जो मसला है ये सोल्व हो। वो चाहते हैं कि यूक्रेन में लड़ाई जारी रहे, और इसको जारी रखने का सिर्फ एक तरीका है, गुरिल्ला वॉरफेयर उसके बाद, जिसके लिए बहुत से जवान यहाँ भी तैयार हैं। और इन हथियारों की मदद से वो ये गुरिल्ला वॉरफेयर बहुत लंबे वक्त के लिए चला सकते हैं, और यही अमेरिका और नेटो चाहता है इस वक्त कि ये लड़ाई लंबी खींचे। और जैसे और इसके लिए बहुत ज्यादा लोगों की जरूरत नहीं है। मैं आपको उदाहरण दे दूं अपने इतिहास से। एक, जब शिवाजी ने गुरिल्ला वॉरफेयर शुरू किया था, औरंगजेब की फौज बहुत बड़ी थी, इससे कई गुना बड़ी थी, लेकिन उन्होंने अगर औरंगजेब की फौज को यही गुरिल्ला वॉरफेयर से परास्त किया था। वही शिवाजी जी की टेक्टिक्स जो हैं गुरिल्ला वॉरफेयर की, अभी भी यूज होती हैं, और अर्बन वॉरफेयर में यही यहाँ होने वाला है। ओवर टू यू। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए राजेश आपका। गुरिल्ला वॉरफेयर जिसका जिक्र बार बार राजेश कर रहे हैं, घात लगाकर इंतजार करो, मारो और भाग जाओ, गुरिल्ला में यही होता है। और उसी की तैयारी में इस वक्त वहां पर यूक्रेनी नागरिक, इंतजार किया जा रहा है अगर कीव के भीतर दाखिल होती है रूस की सेना, फिर आगे क्या होगा इस पर लगातार आज तक की नजर बनी रहेगी। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको ये भी देते चले, 4 वायुसेना के विमान 800 भारतीयों को लेकर हिंदुस्तान आने वाली है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त निकल कर सामने आ रही है। कुछ जोड़ना चाह रहे हैं राजेश आप? जल्दी से कुछ बोलना चाह रहे हैं राजेश? मैं सिर्फ ये बोलना चाह रहा था कि मैंने पहले आपको बोला था कि धमाका हुआ है नहीं है, मैं श्योर नहीं हूँ, वो धमाका ही था, क्योंकि अभी जब आपसे मैं हाथ उठाया मैंने, उस वक्त यहाँ दोबारा एक धमाका हुआ है। इसका क्या अर्थ है ये रात को पता लगेगा, लेकिन धमाके 2 हो चुके हैं अभी। 2 धमाके इस वक्त की बड़ी खबर राजेश हमें बता रहे हैं। आपको बताते चले लाइव रिपोर्टिंग के दौरान ही 2 बड़े धमाकों की आवाज उनकी ओर से सुनी गई है। खार्किव पर पूरी तरह से कब्जा, खेरसन पर कब्जा, कई और इलाकों पर जो रूस के सहयोगी हैं वो उसकी मदद करते हुए। इन सब के बीच बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि कीव में 2 धमाके की आवाज। जी राजेश बोले। अभी आपको आवाज आ रही है, फिर ये सायरन शुरू हो गए हैं, मतलब एयर रेड की तैयारी है। आज रात को हमलों की आशंका फिर दिख रही है। आज पूरे दिन एयर रेड का सायरन नहीं बजा है, ये अगर अभी आपको आवाज आ रही है तो फिर बच गया है, और ये धमाके हुए हैं अभी 2 धमाके यहाँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आज रात को भी अंदेशा है कि शायद एयर रेड
हो सकते हैं। 2 धमाके हो चुके हैं और एयर रेड सायरन अभी बज चुका है। इसका मतलब यही है कि शायद और धमाके होने की आशंका है या एयर रेड की आशंका है। ओवर टू यू। हम इसे सुन भी पा रहे हैं राजेश, जिस तरह की इस वक्त स्थिति वहां पर बनी हुई है। कीव में वो कौन कौन सी इमारतें हैं जो रूसी टारगेट का हिस्सा हो सकती हैं? राजेश, एक सेकंड प्लीज। देखिए कोई भी स्ट्रेटेजिक टारगेट जो है वो रूसी एयर रेड का हिस्सा बनेगा। स्ट्रेटेजिक टारगेट्स में कुछ भी हो सकता है। मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो सकती है, फ्यूल डंप्स हो सकते हैं, एम्यूनिशन डंप्स हो सकते हैं, पुल हो सकते हैं, बांध हो सकते हैं, इलेक्ट्रिक स्टेशंस हो सकते हैं, पानी के स्टेशन, पानी सप्लाई करने की व्यवस्था हो सकती है। तो कोई भी इस तरह की इंस्टॉलेशन जिसको हम स्ट्रेटेजिक इंस्टॉलेशन बोलते हैं वो हो सकती है और ये रूसी हवाई हमले का निशाना बन सकते हैं। ओवर टू यू।